Hello student, this is Manish. Welcome to Sir Classes. Today I am going to start Sweetest Love I Do Not Go, which is written by John Donne. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th BSEV स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन और इजी वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ कंप्लीट नोट्स। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पार्ट की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, इसमें पूरी कंप्लीट समरी है ना, और आपको ऑथर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो वीडियो में आपको बनाऊंगा उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। तो इसीलिए बिना डिले किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इट वॉज रिटेन बाय जॉन डॉन। ओके, it was a very interesting and loveliest poem, and it was not a poem, it's also a song. Okay, ये मेटाफिजिकल पोएट्री के सेंस में आता है। जॉन डॉन काफी मतलब लिखते थे मेटाफिजिकल पोएट्री जो है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू गो जो है ना, इट्स अ सॉन्ग। ओके, रिटेन बाय जॉन डॉन। तो इसका जो मेन थीम है ना, लव पोएम। ओके, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी इसकी कंसेप्ट बताऊंगा, है ना। कुछ ऑथर के बारे में जानेंगे हम लोग, जॉन डॉन कहाँ से थे, ये जनरली क्या लिखते थे, और हम बात करेंगे इसकी समरी का, है ना। और उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेंजा क्या होती है, मेटाफोर क्या होती है ना, उसमें राइमिंग स्कीम क्या होती है, मेटाफिजिकल क्या था, ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। स्पेशली ये जो वीडियो है ना, उन सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 12th की एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास 12th BSEB बिहार बोर्ड का जो मतलब इसमें क्लास 12th 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है ना, उस पेपर का पोएट्री सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए नोट्स, आंसर क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, सारे चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। काफी डीप कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना, ठीक है। और एक लाइक तो जरूर बनता है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना आप लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि जॉन डॉन कौन थे, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था 1572 से 1631, इनका डेथ जो हुआ था 1631 में, और जन्म जो हुआ था 1572 में। तो वी कैन से डैट कि ही वाज बिलोंग्स टू लंदन, है ना। इनका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था, जो पहले मतलब 22 जनवरी 1572 को, और 31 मार्च 1631 का इनका डेथ हो चुका था, और लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है। एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और लिंकॉन इन में हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दोनों यूनिवर्सिटी में इनकी जो एजुकेशन होती है कंप्लीट हुई थी। और जो इनकी वाइफ जो थी एनी मोर, ठीक है। और पोएम, इनकी जो फेमस पोएम था द फ्ली, द गुड मॉरो एंड हॉली सोनेट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले इनके बारे में कुछ और अच्छे से जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था एक बोल सकते हैं प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में। प्रोस्पेरस का मतलब होता है धनी। ओके, तो यहाँ पर प्रोस्पेरस मीन्स धनी होता है। तो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, जो एक व्यापारी थे, है ना। जब इंग्लैंड में, यहाँ पर एक वर्ड आया आपका स्टंकली का मतलब होता है एंटी कैथोलिक। इसका मतलब होता है कि आपका मतलब स्टैंकली, जो इंग्लैंड जो थे ना, जिस समय इनका जन्म हुआ था, वो जो कैथोलिक के अगेंस्ट में रहते थे लोग, है ना। तो इनका जो बचपन काफी स्ट्रगल से भरा था। तो इनकी फैमिली के अगेंस्ट में बहुत सारे थे। स्टैंकली का मतलब होता है आपका कट्टर, जो होता है ना, एंटी कैथोलिक के अगेंस्ट में इंग्लैंड वासी थे। और जो मेटाफिजिकल जो होता है, मतलब आप कह सकते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, है ना। तो इसका जो मास्टर कहा जाता है जॉन डॉन को कहा जाता है। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स।
तो इन्हें मतलब अच्छा मेटाफिजिकल फाउंडर के लिए भी जाना जाता है। अ टर्म क्रिएटेड बाय सैमुअल जॉनसन, एन 18th सेंचुरी इंग्लिश एसेइस्ट, पोएम एंड फिलोसफर। ठीक है, तो ये जो क्रिएटेड जो मेटाफिजिकल पोएट था, इट इज अ टर्म which created by Samuel Johnson, an 18th century English essayist and poem and philosopher. Metaphysical poets are known for their ability to startle. एक वर्ड यहाँ पर आया है स्टैटल। स्टैटल का मतलब होता है आपका डराना या स्केयर। ठीक है, आप नोटेट भी कर लेना स्पेलिंग। द रीडर है ना। एंड कोक्स का मतलब होता है फुसलाना या फिर एल्योर करना। ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव थ्रू पैराडॉक्सियल इमेज मीन्स संभावना होता है, पैराडॉक्सियल्स का मतलब पॉसिबिलिटी। सटल आर्गुमेंट, इन्वेंटिव सिंटैक्स एंड इमेजरी फॉर्मेट, फिलोसफर एंड रिलीजन्स यूजिंग एक्सटेंडेड मेटाफॉर नोन एज कंसीट। तो यहाँ पर एक और वर्ड आया कंसीट। कंसीट का मतलब होता है गुमनाम। गुमनाम नहीं बोल सकते, गुमान बोल सकते, प्राइड। ओके, and he studied, I had already told you कि he studied both Oxford and Cambridge University in his early teen years. But एक इनके साथ कोइंसिडेंट हुआ था कि मतलब he did not take a degree। ये पढ़े तो दोनों में, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए। जैसे कि इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। रीजन क्या थी? रिलीजन होने को, यानी हमने बताया एक्सटैंकलिक एंटी कैथोलिक। ये कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था, जिसके वजह से वहां का लोग ये कैथोलिक के अगेंस्ट में थे, विरोध कर रहे थे, इसीलिए इन्हें और डिग्री नहीं मिल पाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। तो यहाँ पर एक जैसे धर्मशास्त्र होता है, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ओके, उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की और फिर थियोलॉजी की भी पढ़ाई की थी। ठीक है, धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया था, बहुत ही डीप नॉलेज था इनमें। डॉन जो होते हैं, जॉन डॉन रोट मोस्ट ऑफ हिज लव लिरिक्स, है ना, erotic verses and some scared poem in the 1590, created two major volume of work, satire and songs। satire का मतलब होता है व्यंग, हास्य। ओके, songs and sonnet, जनरली ये satire के लिए जाने जाते हैं, songs या sonnets के लिए जाने जाते हैं। sonnets का मतलब होता है 14 लाइन्स, यानी sonnet आपका क्या मतलब कह सकते हो कि जो पोएम होते हैं ना, पोएम, तो पोएम आप कह सकते हो सोनेट पोएम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका पोएम सोनेट नहीं हो सकता है। यानी सोनेट का स्पेशली 14 लाइन्स का होता है, ये 14 लाइन का होता है सोनेट्स। डन जो सेक्रेटरी मैरिड एनी मोर से इन्होंने चुपके से शादी कर लिया था, 16 साल की जो एनी मोर थी उनसे, है ना। मतलब यस नाइस ऑफ लेडी एजर्टन। ओके, तो लेडी एजर्टन की ये भतीजी थी। ठीक है, उससे शादी कर लिए थे। डॉन फादर जो थे ना, इस शादी के विरोध में थे, मतलब शादी इनके पसंद नहीं था उनके फादर इन लॉ को। तो पनिशमेंट मिलता है उन्हें, और कुछ दिन के लिए वो मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें इम्प्रिजन मतलब जेल भी होती है, फिर छूट जाते हैं। अब बात करते हैं कि एट द एज ऑफ 42, जब इनके 42 साल का एज था, तो डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. We can say that कि when his age was 42 years, he ordinations of the Anglican Church, वो Anglican Church का एक ordination बन जाते हैं। फिर वो तुरंत ही उन्हें मतलब एक ग्रेटेस्ट प्रीचर्स जो बोलते हैं, प्रीचर्स मतलब जो उपदेश देते हैं, है ना, मतलब प्रमुख में उनकी गिनती होने लगती है। और इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रेक कंप्लीटली विद द पैट्रियर्चल ट्रेडिशन। वी कैन से डेट कि जो पैट्रियार्ची समाज था, पैट्रियार्ची बोले तो वी कैन से डेट कि जहां पुरुष प्रधान की जो मतलब जहां पर वैल्यू दिया जाता था कुलपति का, पुरुष का होने का, तो वो उस कंसेप्ट को उन्होंने, उस सिस्टम को उन्होंने ब्रोक किया था। इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वियल टोन, इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल जो ज्ञान और जो कॉलिक्वियल टोन होता है, मतलब जो मतलब बोलचाल की जो भाषा होती है ना, कह सकते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज का यूज, ये सभी ट्रेडिशनल को इन्होंने क्या किया था, मतलब उसको प्रमोट किया था, उसको लाया था इन्होंने। हिज लव पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, इनकी जो लव पोएम्स में जनरली साइंस
का यूज करते थे, ज्योग्राफी ऑफ टू हैमर का यूज करते थे, होम ऑफ पॉइंट एंड कॉम्बाइंड पैशंस विद अ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। डॉन इज also known as song and sonnets, satire, elegy and sermons। तो ये डॉन जो है जनरली सॉन्ग सोनेट्स के लिए जाने जाते थे, सटायर यानी हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, जिसको आयरोनी भी बोला जाता है, उपहास, और इलेजी शोक गीत के लिए जाने जाते हैं। सरमन का मतलब आपको पता ही है, सरमन मीन्स उपदेश होता है, प्रीचिंग होता है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड। Genuine poetic feeling, harsh matters, stand and whimsical image characterized all the poetic creations। Okay, तो ये सारे ऑथर के बारे में थे। और मेटाफिजिकल, ये आता है हमेशा क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब श्रेय जाता है वो जॉन डॉन को ही जाता है। अब हम लोग पोएम के बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। तो जो सॉन्ग टू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना, ये जॉन डॉन के लिखा गया और ये 5 स्टेंजा में है ना। दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट ऑफ 8 लाइंस, है ना, जिसको हम लोग ऑक्टेव्स बोलते हैं। स्टेंजा पोएम की जो लाइनें होती है ना, यानी ग्रुप ऑफ लाइंस वी कॉल्ड स्टेंजा इन पोएम। ओके, और 8 लाइन की पार्ट को ऑक्टेव भी कहते हैं, है ना, 6 लाइन को सेक्सटेप कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग मतलब जानना चाहिए। एंड देन द लाइन्स फॉलो पैटर्न्स ऑफ ए बी। ये जो ए बी सी डी डी सी जो होती है ना, ये राइमिंग स्कीम है। तो इसका जो 8 जो लाइन है पहले वाली, वो ए बी सी डी डी सी, ये हम लोग देखेंगे जब पोएम स्टार्ट करेंगे। तो अल्टरनेटिंग इन साउंड एज द पोएट्स फिट, है ना। सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज फर्स्ट पब्लिश, इसको 1633 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये 1633 में इट वॉज द पोस्थ्यूमस कलेक्शन सॉन्ग, इट इज द पोस्थ्यूमस कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट्स। ओके, ये एक पोस्थ्यूमस कलेक्शन सॉन्ग था। ठीक है ना, पोस्थ्यूमस का मतलब हम कह सकते हैं कि मरणोपरांत। ठीक है, एंड सोनेट हम लोग जान ही लिए कि ये 14 लाइन की होती है। अ रीडर शुड टेक note of the word song at the beginning of the little line. This signified that the lines are meant to be sung। ठीक है, तो कह सकते हैं कि it is the very last and allowed। तो इसकी थीम जो है था ना, तो स्वीटेस्ट एग्जाम में भी व्हाट इज द थीम ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का थीम क्या होती है, तो ये भी एग्जाम में कई पूछ देता है। तो इसका जो मेन थीम है ना, लविंग टोन है, अनफीलिंगली लविंग टोन। ओके, he does everything he can in this short stanza, convince his lover that any period, मतलब convince करता लवर को, है ना। separations they are forced to endure is nothing, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोएट है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि वो अपने लवर को काफी प्यार करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर हम मर जाएंगे तो मरने उपरांत, यानी हम या पहले मरे चाहे अगला नेक्स्ट पर्सन, उनकी जो वाइफ चाहने वाले लवर्स होते हैं, तो दोनों को मरने के बाद मतलब एक को अकेला कैसे रह पाएंगे, इसी चीज को पोएट इसमें मतलब एडजस्ट करने की कोशिश किया है कि मतलब कुछ दिनों के लिए आप देखते हैं कि आप अकेले कैसे रहते हो। तो वो छोड़कर जाता है, कहीं जाते रहता है, बोलता है कि मैं मतलब कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और फिर लौट आऊंगा, और अभी मतलब इसलिए जा रहा हूँ ना कि आपको देखना चाहता हूँ कि आप मरने के बाद जैसे हम मरे या अकेला कैसे कोई रह पाएगा। तो ये सारी चीजों को मतलब जुदाई, एक प्रेम को इसमें शो किया गया, लव को, जिसको हम लोग, है ना। दे आर द टुगेदर इन लव एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, दे कैन आउटलास्ट द पेन एंड कम टुगेदर वंस मोर जस्ट लाइक द सन राइजिंग देयर आर पार्टिकुलरली डार्क नाइट। ओके, कहा इसमें ये भी बोला गया है कि जिस प्रकार से सन चला जाता है, रात होते ही चला जाता है, लेकिन जैसे ही रात खत्म होती है फिर वापस से सन आ जाता है, उसी प्रकार से हम भी जाएंगे और फिर तुरंत आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चले जा रहे हैं फिर आ जाएंगे। ओके, वो अपना कन्विंस करता है अपने मतलब लवर को, प्रेमिका को। ओके, अब हम पहला जो लाइन है ना उसको डिस्कस करते हैं, मतलब स्टेंजा जो है ना, फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेंजा को हम लोग डिस्कस करते। चलिए, Sweetest love, I do not go, for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. But since that I
must die last. 'Tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die. है ना। अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे राइमिंग कैसे चला है, ठीक है ना। ये आपका 8 लाइन का एक स्टेंजा है। तो पहला देखते हैं राइमिंग क्या होती है। तो ये गो है ना, शो, दी, मी। तो पहला हो जाएगा गो, ए है ना, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आई है ना, डाई, बेस्ट और जेस्ट। तो आई क्या हो गया, सी हो गया, डी एंड डी, देखो कंटिन्यू आ गया, बेस्ट और जेस्ट। ओके, उसके बाद आई एंड नाउ, फिर क्या हुआ आई, यानी ये सी था, तो ये भी लास्ट भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी वी कैन से दैट द राइमिंग स्कीम इज ए बी एंड सी डी डी सी, दीज आर राइमिंग स्कीम। तो ये चीज यहां पर क्या है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की समरी का। तो पहले हम इसको इंग्लिश को समझ लेते हैं, उसके बाद है ना। तो समरी में कहता है, ये पोएम जो होता है स्टार्ट होता है विथ द स्पीकर स्टार्टिंग दैट ही इज गोइंग टू हैव टू लीव, है ना, वो विदा होता है। मतलब पोएम जो है ना, मतलब पोएट जो है, कवि अपनी पत्नी से विदा होता है, कहीं जा रहा है। इन द फर्स्ट लाइन of this piece of the speaker begins by addressing his lover. They have a very deep, long-lasting relationship. He tells her that he is not leaving because he is weary of her. He adds that he is also not leaving because he thinks the world can provide him with a lover better or fitter than thee. In the next line में फिर कहा है कि explain that the departure of like any other temporary. In particular, he is thinking of the greatest departure, death, even that is only going to go on for a fixed amount of time. तो इसमें यही कहता है कि अब जब कवि अपनी पत्नी से विदा हो रहा होता है तो उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है ना। तो अपने पत्नी को सांत्वना देता है और ये कहता है, प्रिय मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, है ना, और ना ही इसलिए कि मुझे वहां तुमसे अच्छी प्रेमिका मिल गई होगी। यानी मैं तुम्हें छोड़ने के पीछे ये नहीं है कि मैं तुमसे तंग आया हूं या तुमसे अच्छा कोई मिल गया इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है एक ना एक दिन हमें मरना है, या तुम पहले मरो या मैं मरूं, है ना। तो इस मृत्यु का सहन कैसे हम करेंगे, है ना। तो इस मृत्यु को सहन तो जुदाई में हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखना होगा ना। तो इसीलिए इस मृत्यु का बहाना करके मैं स्वयं को बहलाना अच्छा समझता हूं। तो ऐसा कह रहा है कि एक बार देखते हैं कि इस मृत्यु की ही जैसा अगर आपसे हम 10 दिन 5 दिन के लिए जुदा होते हैं तो आप कैसे रह पाते हो। तो इसमें ये चीज कहने की कोशिश किया गया इस स्टेंजा में। अब दूसरी स्टेंजा की बात करते हैं यहाँ पर कि ईस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यहाँ भी आप देखना कि जो मतलब राइमिंग स्कीम है, आप ध्यान से इस लाइन को देखना। कभी कभी क्या होता है ना, लाइनिंग को आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो एग्जाम में जो पूछने की जो स्टाइल होता है क्वेश्चंस, आपको कोई लाइन दे देगा और दे देगा कि व्हाट डू यू मीन दिस लाइंस। तो प्लीज इस लाइन को आप देखना, अच्छे से देखना, ताकि आपको क्लियरली पूरी चीजों को समझ। इस्ट नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट हिज हर टुडे, ठीक है, एट हर टुडे। He hath no desire nor sense, okay, and no half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey since I take and more wings and spurs than he. तो यहाँ पर देखो आप, hence आया है यानी ए, फिर sense आया है यानी ए, फिर today आया है बी, और टुडे वे बी। ओके, नेक्स्ट सी आया यानी मी, और ही आया यानी सी, कर लिए दोनों को, और फिर मेक टेक यानी डी एंड डी। इस तरह से राइमिंग स्कीम हम लोग निकालेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके अब एक्सप्लेनेशन को देख लेते। इसमें बोल रहा है इन द सेकेंड स्टेंजा में द स्पीकर यूटिलाइज द सन, मतलब स्पीकर बोलता है सन को एग्जाम्पल देता है, द टेम्पोरल नेचर ऑफ हिज
trip. He reminds his lover at they saw the sun go hence yesterday but is here. Okay. फिर कहता है कि today, in order to further calm down his lover, Don's speaker compare himself, है ना, to the, मतलब डॉन अपने आप को सन से करते कि कल वो चला गया था, फिर आज मतलब मौजूद है ना, उसी प्रकार उससे और तेजी से हम आ जाएंगे, है ना, वैसे ही हम भी जाएंगे और आ जाएंगे. द सन ही स्टेट डज नॉट हैव एनी डिजायर और सेंस, है ना, दे आर सिमिलर इन दिस वे एज देयर इज नथिंग दैट कुड थ्रो हिम ऑफ हिज चूजन पाथ. देयर आर नो लव्स दैट कुड अवे फ्रॉम द लिसनर्स, है ना. इसमें ये डॉन कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सूरज कल गया यानी डूब गया, फिर वो आज उदय हो गया, राइज हुआ, यानी वो एक सूरज है हमारे जैसा, उसमें भावनाएं नहीं है, ना कोई इच्छा है, ना कोई चाहत है ना, फिर भी वो जाता है और फिर आ जाता है. उसी प्रकार से मेरा जो यात्रा है, मेरी यात्रा जो होगी वो, मतलब मेरे में तो भावना है ना, फिर भी मैं ऐसा नहीं सोचूंगा सूरज की तरह, उससे जल्दी आने की कोशिश करूंगा, है ना. तुम चिंता ना करो, बल्कि विश्वास करो कि मेरा यात्रा जो मैं शीघ्र पूरी कर लूंगा और उसकी अपेक्षा अधिक प्रेरणा, मतलब वो जल्दी लौट आऊं, यात्रा जो जा रहा हूं ना वो जल्दी कंप्लीट करके मैं जल्दी घर लौट आऊं. तो मेरे अंदर तो भावनाएं भी है, मैं तुम्हारे प्यार को, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी इच्छा को समझता हूं, अपनी भावनाओं को समझता हूं. इसीलिए तो हम लोग एक प्राणी है और उस चीजों को हम लोग समझते हैं. तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, ऐसा तुम दुआ करो, ऐसा डॉन कहते हैं. नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा. ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एंड नेक्स्ट, दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, but some bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length itself or us to advance. तो अब इस लाइन को समझने की कोशिश, इसमें भी वही है, ए है, ए बी बी सी सी डी डी. ओके, तो ये सारे राइमिंग स्कीम ए बी एंड सी डी डी सी चलेगा. ठीक है, तो आप इस लाइन को अच्छे से देख लेना. अब इसको समझ लेते हैं हम लोग. इसमें थर्ड स्टेंजा में ये कह रहे हैं जॉन डॉन कि मतलब द स्पीकर टर्न टू फेबलनेस ऑफ मैन्स पावर, देयर इज नो वे फॉर ह्यूमन काइंड टू कंट्रोल हाउ टाइम पासेज. मतलब मनुष्य की वक्ति कितनी दुर्बल है ना, कि यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वह ना उसमें एक घंटा बढ़ा सकता है, ना ही उस समय को वापस ला सकता है. The depict the through an image of the failing and fading good fortune and one's inability to add another hour. The same can be said about the past. A perfect time cannot be relived. At the fourth line, there is another turn, just as was present in first and second stanza. They are very purposeful separation allow the speaker to return to new but relate a topic. This time he is interested in discussing strength, particularly how human strength is able to fight off or improve bad situation. The speaker believed that we, a reference to himself and listener as well as the human race as a whole, are able to teach bad chance, art and length, and keep it from taking over one's remaining days. तो इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य कितना दुर्बल होता है. मतलब वो सौभाग्य कह सकते हैं कि उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि जो समय गुजर गया है, अच्छा जो आने वाला, जो गुजर गया है उसे वापस नहीं ला सकता है, और जो आने वाला है उसे पहले देख नहीं सकता, उसको संवार नहीं सकता है. लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम उस समय को, जिस समय में आप जिंदा हो, उस समय को क्या कर सकते हैं, हम सुंदर बना सकते हैं, लंबा सुंदर बना लेते हैं. इसलिए
वह हम पर काबू पा लेते हैं। यानी मतलब वो सुंदरता की बात करते हैं, उस चीजों को हम फैसिनेट अच्छे से जीने लगते हैं, है ना। समय को तो काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उसको जीते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं होनी चाहिए कि पहले जो पुराने चीजें हैं जो गुजर गई उसको चिंता करनी है, इसे याद करके रोना है, या फिर आने वाला चीज है उसको आप सोच सोच कर उसके बारे में आप रो, चिंता करो, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड लास्ट स्टेंजा को। ठीक है, तो when thou sight not wind but sightst my soul away, when thou wavest when kindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thy my life thou waste, that art the best of me, let not the divining heart forthink me any ill, destiny may take thy part, and may thy fears fulfill, but think sorry। इस स्टेंजा फोर्थ स्टेंजा को पहले देख लेते हैं, है ना, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। उसमें भी राइमिंग स्कीम ए बी आपका वही चल रहा है ना। इसमें जॉन डॉन बोल रहे हैं कि सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डॉन स्पीकर यूटिलाइज रिपीटिशन टू डिपिक्ट हिज ओन अनहैप्पीनेस एट हिज लवर्स ऑफ सैडनेस। ओके, he imagine a future in which she longs for his return and does damage through this emotion. The speaker does not want his lover to feel this way. Instead, he had rather her accept the separation as temporary and continue on with her life. Her weeping is unkindly kind. He appreciates the clear manifestation of love, but it makes him sad. He describes how if she is weeping, she is hurting him, then adds, if she is hurting him, then she cannot love him. He hoped through this argument to convince her not to be so depressed when he is gone. The final line is an expression of his own love for the listener. ओके, तो इसको हम लोग इसमें ये कहने की कोशिश हो रही है कि जब तुम आहें भरती हो या रोती हो, तो आहें भरना का मतलब तुम ये नहीं है, तुम मतलब वायु को नहीं निकाल रहे, यानी एयर को, यू डोंट फ्लो द एयर, तुम मेरे आत्मा को सुखा रही हो, यानी तुम मुझे कष्ट दे रही हो। जब तुम दया से या निर्दयता से रोती हो, मेरा जीवन मतलब ऐसा लगता है कि मेरा खून नष्ट हो गया हो, सूख गया हो। ये सच नहीं हो सकता कि तुम उससे प्यार करती हो। यानी अगर तुमसे प्यार है तो उसको लेकर आप रो नहीं। जब हम जा रहे हैं तो उसको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको पता है कि आज मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूं। जब हमेशा के लिए किसी न किसी को हमेशा के लिए जाना है, छोड़कर जाना है, यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है। फिर उस सच्चाई को जानते हुए भी अगर कोई रोता है, कष्ट मतलब झेलता है, या फिर परेशान रहता है, चिंतित रहता है, तो इसका मतलब ये आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, है ना। यहाँ पर एक मतलब कटाक्ष करते हैं, जॉन डॉन बोलते हैं कि इस सटायर इसीलिए कहा गया है, उपहास उड़ाना। मतलब एक बोला जाता है कि यदि तुम मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है, यदि मेरी जान तुम्हारे अंदर, उसे बर्बाद करती हो तुम, मतलब तुम्हें ऐसा फीलिंग हो रही है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, है ना, जिससे तुम रह नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम मेरे सहारे रह सकती हो। ऐसा नहीं है कि तुम उसे रोकर अपने मतलब लाइफ को, अपने जीवन को बर्बाद मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुम अच्छा मुझसे प्यार करते हो, बेहतर प्यार करते हो, तो तुम मेरे को यादों को संजो कर रख सकते हो, ऐसा कहा गया है इसमें। अब लास्ट स्टेंजा की बात करते हैं हम कि लेट नॉट दाई डाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, destiny may take thy part, and may the fears fulfill, but think that we and but turn aside to sleep, they who one another keep alive near parted be। ओके, तो इसमें जो लास्ट स्टेंजा में भी यही कहा गया है कि the speaker concludes okay his argument by summing up everything he has already said. He tells the listener that if she is thinking ill of him or weeping over his absence, then
destiny may take the part. This means that he will end up coming to form because of her emotion rather than harm him, their love or herself. The speaker asks that his lover imagine that they are in bed together. Their back are to one another, and that is all. They are keeping one another alive through their love, and that means that they will near or never parted be. तुम मतलब चिंतित मत रहो, तुम ऐसी कल्पना ही ना करो जो तुम्हारे भाग तुम्हारा पक्ष मतलब छोड़ दे, तुम्हारे मन के भय को और बढ़ा दे, है ना। जो भय तुम पाल रखे हो, जैसे तुम्हें लग रहा है इसलिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये तुम्हें सता रहा है, तुम्हें डर बना हुआ है, उस भय को निकाल दो। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। तुम ऐसा सोचो, इस सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि हम केवल सोने जा रहे हैं, यानी सोकर जैसे उठेंगे, मतलब एक सोया व्यक्ति जैसे ही उठता है तो उसकी फिर दिनचर्या स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से तुम सोचो कि हम सोने जा रहे हैं और मतलब एक दूसरे की स्मृति को जीवित रखते हैं। जिस प्रकार से एक सूरज जो होता है रात ढलने तक गायब रहता है, फिर वो सुबह होते ही आ जाता है, उसी प्रकार का एक सोया हुआ इंसान फिर क्या होता है, सुबह उठते ही वो फिर आ जाता है ना। वो कभी बिछड़ नहीं सकता है, हम और तुम कभी बिछड़ नहीं सकते, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसा मतलब इस पोएम में बोला गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको ये कैसा लगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट अगर है आप लोगों को तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का, और नेक्स्ट वीडियो आप इसका जरूर देखना, उसमें मैं टोटल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पूरी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू।